Welcome back, dear students. Let us start lecture number 19. 17 और 18 में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ के बारे में पढ़ा है। आज हम प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ या डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम ये क्वेश्चन करते हैं। +2 क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। So let us start without any delay. So let us start two charges. Let us start with two charges. Q1 and Q2. Let both are positive and let they are separated by distance r. So let Q1 is placed here and Q2 is placed at this point. And distance between them is r. So this is a question regarding deduce Coulomb's law from Gauss law. तो Gauss law या Gauss theorem से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। हम क्या करते हैं, Q1 को सेंटर मानकर रेडियस r के बराबर यहाँ पर एक स्फीयर बना लेते हैं। ठीक है, Q1 को सेंटर मानकर और रेडियस r के बराबर एक स्फीयर बना लेते हैं सच दैट कि Q1 चार्ज स्फीयर के सेंटर में आ गया, मतलब ये स्फीयर के अंदर एनक्लोज हो गया और चार्ज Q2 जो है वो सरफेस के ऊपर आ गया। ठीक है, सो लेट दिस पॉइंट इज P। देन अब थोड़ी देर के लिए चार्ज Q2 को भूल जाइए आप। जस्ट लेट दिस इज ए स्फीयर which is enclosing a charge Q1. Then according to Gauss law के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए फ्लक्स through this surface will be is equal to 1/epsilon naught times charge enclosed। ये हमने गॉस लॉ में स्टडी किया है। फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा यहाँ पे E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फ्लक्स हो गया, टोटल फ्लक्स थ्रू दी सरफेस, राइट, एंड दिस शुड बी इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस हियर। राइट साइड हम इसकी Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहने देंगे, इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ds हियर। ds पॉइंट P पर एक स्मॉल सरफेस एरिया सपोज कर लीजिए। स्मॉल एरिया कहाँ लिया जाता है, जहां पर एरिया वेक्टर सेम ना हो। एरिया वेक्टर के लेक्चर में आपने पढ़ा था, नहीं मालूम है तो देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 17 है। अगर हम पॉइंट P पर जहां Q2 चार्ज रखा है हमने, अभी इसके बारे में हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, बट लेट अस टेक पॉइंट P जहां इसको रखा गया है।
पॉइंट P पर अगर आप फ्लक्स निकालना चाहें तो हम स्मॉल एरिया ds कंसीडर करते हैं, जिसकी डायरेक्शन आप लोग परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनाना चाहेंगे। और वो कैसे बनेगी? ओरिजिन से सेंटर से सरफेस को मिलाने वाली लाइन, दैट इज रेडियस। तो ये जो लाइन है आपकी OP, ये आपका सरफेस का परपेंडिकुलर होगा। अगर आप ds यहाँ कंसीडर करते हैं तो फिर आपका ds वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से बाहर की तरफ आएगा। तो सभी पॉइंट्स के ऊपर ds की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर जो फ्लक्स है वो स्मॉल इंटीग्रेशन के द्वारा निकालना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब पॉइंट P पर ds आपको मिल गया, E भी चाहिए आपको ड्यू टू Q1। तो अगर आप E की डायरेक्शन निकालें Q1 के कारण, तो आपको पता है वेक्टर E रेडियल होता है। अलोंग द रेडियस मीन सेंट्रल लाइन के अलोंग एक्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, E vector and ds vector will become in the same line, and angle between these two, that is theta, will become here 0 degree. So let us start. E vector dot ds, इसको ओपन करें। मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ds इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना है E और ds में? 0 डिग्री। क्लोज सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू, राइट साइड वैसे चलेगी, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 डिग्री 1 होता है। E इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। इंटीग्रेशन ds का करेंगे, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। दिस एम्प्लाइज E क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ प्रूफ ऑफ गॉसियस थ्योरम में बताया था मैंने आपको इस ds का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ds क्या है? फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ds is a small area of this sphere, so integration means total area of this sphere, so you can write ds is equal to total surface area of the sphere। सबको पता है स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, तो ये 4 पाई r स्क्वायर हो गया। देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखिए, E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसको सॉल्व करके आपको क्या मिला? 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Shift this 4 pi r square towards the right side, you will get here E is equal to Q1 upon 4 pi r square epsilon naught, और रीअरेंज करके लिख सकते हैं Q अपॉन 4 pi epsilon naught r square। Q1 है, Q1 अपॉन 4 pi epsilon naught r square। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली आपने पॉइंट P पर। इसका मतलब गॉस थ्योरम का यूज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में भी किया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये भी इस क्वेश्चन से एक बात आपको समझ आती है कि गॉस थ्योरम का यूज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी किया जाएगा। ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कूलम्स लॉ को प्रूव करना। सो कूलम लॉ में 2 चार्ज चाहिए होते हैं, तो ये हमने 2 चार्ज Q1 और Q2 सपोज किए हैं। मैंने कहा था Q2 को अभी रहने दीजिए, अब Q2 का फंक्शन शुरू हो जाएगा, Q2 का काम शुरू हो जाएगा। Q2 को रखा गया है पॉइंट P के ऊपर, और पॉइंट P पर आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली।
इसका मतलब जब किसी चार्ज को फील्ड में रखा जाता है तो हम उसके ऊपर लगी हुई फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नाउ चार्ज Q2 is placed in electric field E of the charge Q1। जो E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपने Q1 के कारण निकाली। ठीक है, अब उसमें Q2 को रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। क्यों लगेगी फोर्स? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, वी हैव स्टडीड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होती है। सो फोर्स ऑन ए चार्ज इज इक्वल टू, ये पढ़ा है फॉर्मूला हमने, फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई होता है। ठीक है, देयरफॉर Q2 will experience force। कितनी? F इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला लिखा मैंने, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चार्ज हमारा Q2 है, अब ये रखा है यहाँ पर, और फील्ड आपने ई निकाली यहाँ पर, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, Q2 इंटू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज F इज इक्वल टू, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एक बाहर निकाल लीजिए, अलग से लिख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जर, रीअरेंज कर रहा हूँ टर्म्स को, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर कूलम्स लॉ। अगर आप Q1 Q2 दो चार्ज हैं, आर डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं और कूलम लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच में फोर्स निकालना चाहें, तो आप बहुत सिंपल वे में कूलम लॉ लगा के फोर्स क्या लिखेंगे? आप फोर्स लिखते हैं यहाँ पे कूलम लॉ का यूज करके, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स लिखते हैं आप कूलम लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यही हमने यहाँ पर ड्राइव भी कर ली। तो दिस इज योर क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपने देखा हमने कूलम लॉ को ड्राइव किया, कहाँ से? गॉस लॉ से ड्राइव किया। सो इसे आप लोग प्रूफ ऑफ कूलम लॉ भी कह सकते हैं। यहाँ से एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि कूलम लॉ और गॉस लॉ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स वन कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अदर। कूलम लॉ से गॉस लॉ ड्राइव होता है, वैसे ही गॉस लॉ से कूलम लॉ भी डिराइव किया जा सकता है। ठीक है, साथ में ये मोस्ट बेसिक लॉ हैं दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, बट सबसे ज़्यादा बेसिक गॉस लॉ की माना जाता है, क्योंकि गॉस लॉ का यूज़ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में भी यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत इजीली फिर सॉल्व हो जाती हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। So dear student, this is the question for the day. We have solved it. छोटा सा टॉपिक था आज, तो 10 मिनट में तैयार कर लिया हम लोगों ने। ध्यान से देखिए इसको, और अभी आपके पास में बचेगा तो अगर पिछले कुछ लेक्चर्स या टॉपिक्स आपके रह गए हैं तो आप उनको देख सकते हैं, और उनको देख के आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। सो ओके, बाय बाय।